हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा जो आज का 10th का जो एग्जाम हुआ उसके हम पेपर को सोल्यूशन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए, मतलब द सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 196। तो पहले हम 196 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 196 के जब प्राइम फैक्टर करेंगे तो टू का डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर से 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। फिर से 2 का डिवाइड तो होगा नहीं, 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 का हो जाएगा 7 7 जा, और फिर से करेंगे तो 1 टाइम्स होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में आया 2 × 2 × 7 × 7। तो देखो 2 की पावर कितनी आई 2, इंटू 7 की पावर कितनी आई 2, यानी कि हमें क्या करना है कि घातों का योगफल करना है। तो घात कितनी होगी 2 ये पावर हो गई 2 2, यानी कि 2 + 2 कितनी हो गई 4 हो गया। तो 4 हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण x² - kx + 4 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इफ़ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, रूट हमें इक्वल दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारी x² - kx + 4 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट इक्वल दिए हैं तो रूट इक्वल उस कंडीशन में होते हैं जब b² - 4ac = 0 रहता है। उस टाइम जब रूट इक्वल होते हैं ना तो b² - 4ac = 0 माना जाता है। ठीक है। तो अब देखो b की वैल्यू कितनी है, ये a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 4। तो b स्क्वायर करेंगे तो यानी कि माइनस का k का स्क्वायर करेंगे हम, और -4 इंटू a की वैल्यू है 1 और इंटू c की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। तो अब करेंगे तो k का स्क्वायर प्लस का k स्क्वायर हो जाएगा ये, और माइनस ये 4 4 जा 16, माइनस का 16 इक्वल टू कितना 0। अब देखो ये वैल्यू इधर इस साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, तो k इक्वल टू करेंगे k स्क्वायर करेंगे तो माइनस का जो 16 है वो प्लस का 16 हो जाएगा, और k इक्वल टू करेंगे तो कितना हो जाएगा +-4 हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आई +-4। इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन हमें बिंदु 3 4 की वाई एक्स से दूरी पूछी है, मतलब जो डिस्टेंस पूछी है अपनी पॉइंट 3 4 की, और वाई एक्स से डिस्टेंस पूछी है। तो आपको पता है कि वाई एक्स से अगर डिस्टेंस पूछी तो सबसे पहले ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है। इसमें देखो एक्स एक्सिस कौन सी रहती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब ये जो 3 4 पॉइंट है इसको देखो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे आता है। तो ये 1 रहता है, ये 2 रहता है, 3 रहता है। यहाँ पे कितना रहता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखो 3 4 पॉइंट आएगा कहाँ, तो 3 4 पॉइंट आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्स एक्स पे 3 वाई एक्स पे 4, तो 3 4 पॉइंट आएगा यहाँ पे। अब देखो इसमें पूछा ये है कि इसकी वाई एक्स से डिस्टेंस पूछी है, वाई से कितना दूर है। तो देखो वाई एक्स, ये वाई एक्सेस है, तो वाई एक्स से ये कितना दूर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसकी दूरी देखेंगे तो इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर है। तो मतलब इसकी 3 पॉइंट डिस्टेंस रहेगी। तो कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 3 पॉइंट डिस्टेंस। तो आप ध्यान ये रखना कि जब वाई एक्स से डिस्टेंस पूछे तो एक्स वाली बता दो, और जब एक्स 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 से डिस्टेंस पूछे तो वाई वाली बता दो। क्योंकि अगर यहाँ से एक्स एक्स से इसकी डिस्टेंस देखेंगे ना, यहाँ से ये वाली, तो ये देखो 4 पॉइंट रहेगी, क्योंकि 1 2 3 4 पॉइंट रहेगी यहाँ तक। तो लेकिन हमें किससे पूछी है, वाई एक्स से पूछी है, तो वाई एक्स से डिस्टेंस कितनी रहेगी, ये वाली डिस्टेंस, मतलब 3 पॉइंट रहेगी, 3 यूनिट रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3x + 2y = 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो पेयर किससे सेटिस्फाई होगा, ये वाला पेयर किससे सेटिस्फाई होगा, तो चलो देखते हैं। 3x + 2y = 11, तो इनमें से किससे सेटिस्फाई होगा, ये चीज़ हमें पूछी है। तो देखो आप वैल्यू पुट करके देखो, हम 1 और 3 पुट करके देखेंगे। एक्स की वैल्यू ध्यान रखना, पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, यानी कि एक्स की 1 है और वाई की 4 है, ऐसी वैल्यू आई। तो हमें वैल्यू पुट करनी है। देखो अब 1 4 वैल्यू पुट करके देख लो, एक्स की 1 और वाई की 4 पुट करके देखो। तो एक्स की जगह तो 1 पुट कर दो, 3 × 1 + 2 × वाई की जगह 4 पुट कर दो। अब हमारे पास में 11 आना चाहिए। तो देखो 3 1 जा 3 और 4 2 जा कितने हो गए 8, और 8 और 3 कितने होते हैं, 8 और 3 हो जाते हैं हमारे पास में 11। तो 11 = 11। इसका मतलब पहला ही वो पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, क्योंकि 11 के इक्वल में 11 आ रहा है। आप देखो कि 2 और 3 वैल्यू पुट करके देखेंगे ना यहाँ पे, तो इक्वल नहीं आएगा। जैसे 3 × एक्स की जगह 2 वैल्यू पुट कर लो, 2 × वाई की जगह कौन सा वैल्यू पुट कर लेते हैं, वाई की जगह भी कितना है, जैसे इसमें 3 है ना, तो 3 पुट कर लो। तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, तो 6 6 कितना हो रहा है 12 हो रहा है। लेकिन अपने पास में सामने कितना है, आर एच एस में 11 है, 11 आना चाहिए। तो यानी कि पहला इसका आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है विविक्तकार ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, यानी कि डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेट कितना आएगा इसका, तो ये जो हमारे पास में एक इक्वेशन दे रखी है 3√3x² + 10x + √3, ये वाला दे रखा है। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने का तरीका क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेट फाइंड करने का तरीका होता है इसमें कि b² - 4ac, b² -
4ac ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इससे देख लेते हैं हम। बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 10 है। ध्यान रखना ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये रही 3√3 और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 10 और सी की वैल्यू है √3। तो ये वैल्यू बस हमें को पुट करनी है। तो देखो कितना हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा बी की स्क्वायर, बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हमारे पास में 3√3 है और इंटू सी की वैल्यू हमारे पास में √3 है। तो यहाँ से देखना 100 माइनस 4 इंटू अभी देखो 3 ठीक है इंटू 3 √3 को √3 से करते हैं तो कितना आता है 3 आता है। तो 3 से कितना हो गया 9 और 9 4 जा कितना होता है 36 तो माइनस 36 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इसमें से माइनस करेंगे बचेगा 64 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आंसर कितना रहेगा 64 रहेगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑप्शन आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 18a b और -3 समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अपने को a प्लस ये सारे के सारे AP में दे रखे हैं। कौन से नंबर हैं 18 है, a है, b है और -3 है। तो देखो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये a1 a2 a3 ये होता है a1, ये होता है a2, ये a3 और a4। तो ये AP में दे रखे हैं। अब AP में दे रखे हैं तो अपने को a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो आप ध्यान से देखना, ये अगर AP में दे रखे हैं तो जब D अपने को निकालना होता है, D कैसे निकलता है, D निकलता है a2 माइनस a1 से, ठीक है। या फिर D आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, जैसे एक्सरसाइज जो 5.1 है उसी में ये क्वेश्चन आते हैं। a2 माइनस a1 से D निकलता है और यहाँ से a4 माइनस अगर a3 कर दें तब भी वो D निकलता है। तो D तो इक्वली रहता है चाहे कहीं से भी निकालो आप। तो जब a2 माइनस a1 करते हैं तब क्या बनता है यहाँ से a माइनस 18 इक्वल टू a4 माइनस a3 करते हैं तो a4 कितना अपने पास में, a4 है माइनस का 3 और माइनस करेंगे इसमें से a3 कितना अपने पास में b है, ध्यान से देखना b है तो ये b हो जाएगा। तो जब इस b को इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यानी कि a प्लस बी। और इस 18 को इस साइड भेज दो तो माइनस का 18 इस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 18, तो -3 + 18। तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, यहाँ से 18 में से 3 माइनस कर देंगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 15 बचेगा प्लस का। तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15। तो इसमें ऑप्शन मिल जाएगा देखो 15, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sec 45 है और cos 45 है। तो देखो 3 × sec 45 × cos 45। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू पुट करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप फॉर्मूला लगा दो। आपको पता है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, ठीक है। तो सेक अगर यहाँ पे 45 लिख दें, सेक हमें यहाँ पे कितना लिख दें 45, तो 1/ में कितना हो जाएगा cos 45 हो जाएगा। तो बस सेक 45 की जगह क्या लिख दो cos 45 लिख दो। तो 3 × sec 45 है, तो 3 × sec 45 की जगह क्या लिखोगे 1/cos 45 और इंटू में हमारे पास में cos 45 था ही, इसको चेंज मत करना। तो cos 45 ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना बचेगा, सिर्फ हमारा आंसर रहेगा 3। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से दुगुनी होती है कहलाती है। तो मतलब एक कोड होती है सर्किल की, वूज लेंथ ट्वाइस द रेडियस ऑफ द सर्किल। रेडियस से डबल क्या होता है, तो ये एक सर्किल है और ये इसकी रेडियस है मतलब त्रिज्या है। तो त्रिज्या का दोगुना क्या होता है, त्रिज्या का डबल कर देते हैं। तो त्रिज्या का डबल कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्यास बन जाता है, यानी कि हमारे पास में क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना रहेगा, बी रहेगा आंसर, डायमीटर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। लिखा है एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होगी। मतलब अगर हमें रेडियस दे दी तो रेडियस अपने को दे रखी है, रेडियस कितनी हो गई आर हो गई हमारी 3.5। तो इसके हमें सर्क्यूमफ्रेंस निकालनी है। तो सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल का सर्क्यूमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 है इंटू आर रेडियस होती है। रेडियस जैसे 3.5 है तो 3.5 को हम क्या लिखेंगे 35/10 लिख सकते हैं। पॉइंट हटाया नीचे आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 35 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको काट दो, देखो तो कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स, 7 5 जा 35 और 5 2 जा कितने बार 10 और 2 से इसको काटा 11 टाइम्स, ठीक है। तो 11 को 2 से मल्टीप्लाई कर लिया कितना हो गया 22। तो हमारी जो सर्क्यूमफ्रेंस है वो कितनी रहेगी 22 सेंटीमीटर रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो या फिर वापस से क्वेश्चन कमेंट करके बता सकते हो मेरे को। अगला क्वेश्चन है हमारा, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 486 दे रखा है, 486 दे रखा है। तो आपकी घन की भुजा का माप निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, अगर हम सरफेस एरिया की बात करें क्यूब की, तो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है
देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो आपको पता है कि क्यूब का जो सरफेस एरिया है वो होता है 6a²। ठीक है, क्यूब का 6a² होता है। और ये हमें कितना दे रखा है 6a², हमें 6a² की वैल्यू हमारे पास में कितनी दे रखी है 486, तो ये हो जाएगा 486, इसके इक्वल में रख दो। अब देखो अब आपको करना क्या है, अब 6a² यानी कि a² इज इक्वल टू करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई का नंबर जाएगा डिवाइड में, तो 486 को डिवाइड कर देगा 6, तो कितने टाइम्स डिवाइड करेगा ये, तो ये हो जाएगा 6 4 जा नहीं होता 6 8 जा, ठीक है 6 8 जा और 6 1 जा, ये ऐसे कटेगा। तो यानी कि a² इज इक्वल टू कितना आया 81 आया, तो a² इक्वल टू 81 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 81 का अंडर रूट। और जो 81 का अंडर रूट कितना होता है +-9 होता है, लेकिन हम माइनस में नहीं ले सकते क्योंकि a साइड है, साइड माइनस में नहीं होती, तो इसलिए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर रहेगा 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंटन 3 5 7 4, इनका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब बहुलक मतलब मोड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बारंबारता ज़्यादा होती है। बारंबारता का मतलब इसमें से आप ये देख लो कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो 3 कितनी बार आ रहा है 3 2 बार आया है, और 4 कितनी बार आया है 4 भी 2 बार आया है। ठीक है, 5 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, तो 5 हमारा आ रहा है एक ही बार आ रहा है, और 1 एक ही बार आ रहा है। तो देखो 4 है ना, इसमें 4 3 टाइम्स आ रहा है, तो 4 3 टाइम्स आ रहा है, सबसे ज़्यादा कितना आ रहा है 4 आ रहा है, क्योंकि 3 तो 2 ही बार आया है, लेकिन 4 है ना 4 आया 3 टाइम्स आया, तो एक बार ये एक बार ये एक बार ये। ठीक है, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा, जो इसका जो मोड है वो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को फेंके जाने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या रहती है। तो 4 से बड़ा नंबर आने की प्रायिकता इसमें पूछिए। तो 4 से बड़ा नंबर कौन से होते हैं, आपको पता है कि पासे पे को जब फेंकते हैं तो टोटल आउटकम कितनी रहती हैं, टोटल आउटकम रहती है पासे को फेंकने पर 1 2 3 4 5 6 ये होती है। और इसने बोला कि 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो 4 से बड़ा नंबर या तो 5 होगा या 6 होगा, तो हमारे पास में फेवरेबल आउटकम कितनी हुई, यानी कि हमारे पास में अनुकूल परिणाम कितने हुए 2 ही हुए। ठीक है, तो अनुकूल परिणाम हो गए 2, और टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम कितने हमारे पास में कुल 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी 2/6, इसको काट दो 1/3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/3, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट ब्लैंक है हमारे, इन ब्लैंक को सोल्व करते हैं। देखना पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका की लिखिए। तो उत्तर पुस्तिका में लिखना आपको, और इसमें देखो 95 और 152 का हमें महत्तम समापन थे एचसीएफ अपने को फाइंड करना है। तो 92 और 152 का एचसीएफ निकालो। तो देखो हम निकालेंगे यूक्लिड थ्योरम से करेंगे, तो 152 बड़ा है 152 बड़ा है और 95 है दूसरा नंबर, 95 क्या है छोटा नंबर है। तो करना यूक्लिड थ्योरम क्या बोलती है 152 में आप 95 का डिवाइड कर लो। ठीक है, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बच जाएगा 57 बच जाएगा। ठीक है, 57 यहाँ से बच जाएगा। अब देखो हाँ, अब क्या करते हैं, अब ये करते हैं 95 को उतार लो यहाँ पे, तो 95 को उतार लिया। अब 57 का अगर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम से जाएगा, 57 हो जाएगा। अब इसमें से माइनस करके देख लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 15 में से 7 जाएगा यहाँ से, तो बचेगा 8। ठीक है, यानी कि 17 18 19 19 बचेगा, 19 बचेगा, और फिर 19 यहाँ से 38 का डिवाइड कर देंगे, 38 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 92 जा 38। अब हमारा कंप्लीट हो गया डिवाइड। अब हम देखें कि देखो ये हमारा आंसर नहीं है, ध्यान रखना। हम ये देखते हैं कि लास्ट टाइम किसका डिवाइड हुआ, तो लास्ट टाइम 19 का डिवाइड हुआ, इसका मतलब हमारा एचसीएफ 19 है। इसमें ऑप्शन इसमें कितना आ जाएगा, ऑप्शन तो इसमें दे नहीं रखे, तो इसका आंसर कितना रहेगा, इसका आंसर रहेगा 19 इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ध्यान रखना जब वृत्त है कोई, जैसे मैं एक वृत्त बना रहा हूँ, ये वृत्त हो गया, तो इस पर कोई पॉइंट दे दिया इसने, तो इस पर ये वाला पॉइंट है मान लो, तो इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, टेंजेंट कितनी ड्रॉ हो सकती हैं। तो टेंजेंट ध्यान रखना इस वर्त के ऊपर जो होता है ना, इससे टेंजेंट कितनी जा सकती हैं, तो इसे ध्यान रखना एक टेंजेंट ही जाएगी। कितनी जाएगी, एक ही टेंजेंट जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी जो टेंजेंट अगर डालने की कोशिश करेंगे तो वो टेढ़ी होगी ऐसी, तो टेढ़ी होती तो वो टेंजेंट नहीं जाएगी, क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर जाएगी, मतलब अंदर से चली जाएगी, सर्किल के अंदर से चली जाएगी। ठीक है,
तो वर्त के सर्किल के ऊपर है ना कितने टेंजेंट डाल सकते हैं हम, एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू अपने को पूछी है। तो देखो कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू पूछी है ना, तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है, ठीक है। और 1/√2 होती है और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 रहता है और √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो यानी कि 1/2 हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो यहाँ जाएगा 1/2। सेकंड है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, यानी कि द कॉमन पॉइंट ऑफ द सर्किल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड। तो मतलब जो सर्किल होता है, एक वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, तो वृत्त है, ये वृत्त हो गया। तो इसमें पूछा क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उपनिष्ठ बिंदु, तो स्पर्श रेखा ये हो गया, ये वृत्त है। इसको टेंजेंट पॉइंट बोल सकते हो, टेंजेंट पॉइंट बोल सकते हो, या टच पॉइंट बोल सकते हो, या स्पर्श बिंदु बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इसका हम आ सकते हो स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि 5 7 9 एक्स का समांतर माध्य 9 है तो एक्स का मान कितना रहेगा। इसका समांतर माध्य अपने को दिया है। तो देखो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो देखो मीन का फॉर्मूला ये होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑब्जर्वेशन का अपने को सम करना है, तो यानी कि 5 7 9 एक्स इनको सम कर दो। तो 5 + 7 + 9 + एक्स, ये सम कर दिया। अपॉन में आता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो हमारे पास में कितने नंबर हो गए टोटल, 1 2 3 4, 4 का डिवाइड कर दो। और अपने को मीन पहले से दे रखा है, मीन कितना दे रखा है, देखो ये मीन 9 दे रखा है, तो यहाँ पे कितना लिख दो, 9 लिख दो। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं, इसको इससे करते हैं, तो 9 को 4 से करते हैं, कितना हो जाएगा 36, इक्वल टू, यहाँ से देखो इनको प्लस कर लो, 5 और 7 हो गए 12, 12 में जब 9 हम प्लस करेंगे तो 21, तो 21 प्लस में एक्स। तो देखो यहाँ से ये 21 इस साइड जाएगा तो 36 - 21 और इक्वल टू कितना, एक्स। तो यहाँ से कितना बच जाएगा 5 और यहाँ से 1, 15 हमारा क्या रहेगा आंसर। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो अपने को लिखना ही पड़ेगा, तो ऑप्शन आंसर कितना आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पासियों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो पासियों को एक साथ फेंकेंगे तो अंकों का योग 7, तो अंकों का योग 7 आएगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या 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 रहता है, देखो 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके जब पॉइंट आते हैं और लास्ट में यहाँ पे कितना आता है 6 6 आता है। तो इसने बोला है कि दोनों अंकों का योग 7 होना चाहिए, मतलब जो सम है ना वो 7 होना चाहिए, जो डिजिट है उनका सम 7 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो 7 बन नहीं रहा, 3 और 1 4 ही बन रहे हैं। फिर 1 एक लाइन में लिख लेता हूँ, 1 4 होता है, फिर 1 5 होता है और एक कितना होता है 1 6 होता है। तो बताओ 7 कहाँ पे बनेगा, 7 बनेगा 1 6 को प्लस करेंगे तब 7 बन रहा है, ठीक है। दूसरी लाइन में 7 कब बनेगा, तो यहाँ से 2 और 5 को करेंगे तब 7 बन जाएगा। तीसरी लाइन में 7 कब बनेगा, जब यहाँ पे 3 और 4 होगा तब 7 बनेगा। तो मतलब ये लाइन ऐसे चलेगी, ऐसे टेढ़ी। और फोर्थ लाइन रहेगी, उसमें देखो क्या बनेगा 4 और 3 तब 7 बनेगा। फिर फिफ्थ लाइन में कितना रहेगा 5 और 2 7 रहेगा। और लास्ट रहेगा 6 1 जो आएगा वो उसमें 7 बनेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम मतलब फेवरेबल आउटकम कितनी होगी, जो 7 सम दे रही है हमें वो हो गई 6, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई हमारे पास में 6 हो गई। और टोटल आउटकम कितनी होती हैं, टोटल आउटकम 36 होती हैं। जब जब आप तो या तो एक पासे को 2 बार उछालो, मतलब एक डाइस को 2 बार टॉस करो, या फिर आप 2 टाइम्स, एक या तो एक पासे को 2 बार उछालो आप, है ना, एक ही बात है, या फिर 2 पासों को एक साथ उछालो, एक ही बात होती है। तो इसका मतलब हमारे पास में 36 आएंगे टोटल, टोटल रिजल्ट कितने आएंगे 36 आएंगे। तो देखो आंसर कितना रह जाएगा इसका, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 डिवाइड बाई 36 यानी कि 1/6। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/6 रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे। तो ध्यान रखना अनंत हल कब होते हैं, अनंत हल, अनंत हल के लिए मैंने कल ही कंडीशन बताई दी है कि जब आपके पास में A1/A2, अनंत हल का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन,
ठीक है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होते हैं? जब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों इक्वल हो जाएं, उस कंडीशन में क्या रहते हैं? मैनी सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको हम। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन रहेगी। तो इसमें देखो डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 के डिवाइड में कितना जाएगा? के। 3 के डिवाइड में के जाएगा, यहाँ से -2 के डिवाइड में 5 जाएगा, -2 के डिवाइड में 5 जाएगा, और थर्ड तो पॉइंट हमारे पास में है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, और के को जब 2 से करते हैं माइनस का 2 के, तो यानी कि 2 के इक्वल टू 15 है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है, माइनस यहाँ पे लगा दो, -2 के लगा दो, एक ही बात है, ध्यान रखना। आप नीचे भी लगा सकते हो अगर कन्फ्यूज़ हो तो, इसलिए यहाँ पे 15 डिवाइड बाई कितना लिख सकते हो? -2। 2 का जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 7.5 आएगा, माइनस का 7.5, के की वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, 7.5 अगर ना लिखो तो आप लिख सकते हो 15/2 ही लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र क्या, सूत्र लिखिए। देखो बहुत आसानी से श्रीधराचार्य सूत्र तो आपको आपने सही लिखा होगा सभी ने। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू आता है -b + -√b² - 4ac/2a, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको ये फॉर्मूला लिख के आना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी समांतर श्रेणी AP का प्रथम पद, अब इसका जो फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है? व्हाट विल बी द फिफ्थ टर्म, इसकी फिफ्थ टर्म कितनी रहेगी ये पूछा है इसमें, पांचवा पद पूछा है ना। ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP वुज फर्स्ट टर्म इज A एंड द कॉमन डिफरेंस इज T। अगर इसका कॉमन डिफरेंस D दे रखा है और फर्स्ट टर्म A दे रखा है, तो आपको फिफ्थ टर्म पूछा, पांचवा पद पूछा है। तो देखो पांचवा टर्म निकालने के लिए जैसे फिफ्थ टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A5 निकालना अपने को। फिफ्थ टर्म मतलब A5 निकालना है। कभी थर्ड टर्म पूछता है तो A3 निकालते हैं, सेकंड टर्म बोलता है A2 निकालते हैं, है ना। तो फिफ्थ टर्म पूछा तो इसका मतलब A5 निकालना है। A5 का फॉर्मूला क्या होता है? A + 4D, कम हो जाता है यहाँ पे, A + 4D। तो बस आपका यही आपका आंसर था, क्योंकि ए की वैल्यू ए ही बता रखी है, डी की वैल्यू डी दे रखी है। इसका मतलब जो फिफ्थ टर्म आई वो कितनी रहेगी? A + 4D रहेगी। इसका मतलब ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, समरूप आकृतियों को परिभाषित कीजिए। समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं? डिफाइन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर वो होते हैं जिसकी एंगल प्लस एंगल तो इक्वल हो और साइड क्या हो। देखो मैं बताता हूँ, दो ट्रायंगल है, जैसे एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, दो ट्रायंगल है। तो इसमें इनको सिमिलर कब बोलेंगे? इनको सिमिलर तब बोलेंगे जब इनके एंगल इक्वल हो। जैसे ये 30 है तो ये 30 होना चाहिए, ये 50 है तो 50 होना चाहिए। तो एंगल तो क्या हो? सिमिलर हो, मतलब एंगल तो इक्वल हो, प्लस इसके जो जो साइड है, इसकी ये जो साइड है ये इक्वल होनी ज़रूरी नहीं है, इक्वल होती है कॉन्ग्रुएंसी में। मतलब जब इसको अगर ये बोलता है कि आप सर्वांगसम दिखाओ, सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम बोलता है यानी कि कॉन्ग्रुएंट बोलता, कॉन्ग्रुएंट, तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि साइड और एंगल दोनों इक्वल रहते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना ही बोला है कि इसको सिमिलर बताना है, सिमिलर की डेफिनेशन आपको देनी है समरूप की, तो समरूप की कंडीशन में क्या होता है कि एंगल तो रहते हैं इक्वल, और साइड जो रहती है वो साइड इक्वल नहीं, साइड का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है ना, साइड का रेशियो इक्वल रहता है। तो इसकी जो परिभाषा वो क्या लिखेंगे हम? इसकी परिभाषा लिखेंगे, वो आकृति, वे आकृतियाँ, दैट फिगर, वो आकृतियाँ, इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे वो आकृति, वो आकृति, वो आकृतियाँ जिसकी कोण बराबर हो, कोण क्या हो? बराबर हो, तथा भुजाओं का अनुपात बराबर हो, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? द शेप विच हैव इक्वल एंगल, इक्वल एंगल एंड द रेशियो ऑफ साइड आर इक्वल, द रेशियो ऑफ साइड्स
आर इक्वल, ठीक है, जिसका साइड का रेशियो इक्वल हो और एंगल इक्वल हो, वो क्या होती है, सिमिलर शेप होती हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 है, 1 - tan² 30 है, इसका हम सोल्यूशन करना है। तो 2 × tan 30 की वैल्यू देखो, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। और अपॉन में लिखा 1 - tan² 30, tan² 30 का मतलब 1/√3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 1/3 हो जाएगा एक तरीके से। इसका जब एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसका, तो 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा, ये तो हो जाएगा 2/√3 यहाँ से। तो यहाँ से जब एलसीएम लेंगे इनका, तो एलसीएम कितना आएगा 3, और यहाँ से आ जाएगा 3 - 1। तो जब इसको सोल्व करेंगे 2/√3 और इनटू करेंगे, तो देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2/3 बचेगा, एक तरीके से देखें तो 2/3 बचेगा। और ये वाले 2/3 ऊपर जाके रिवर्स हो जाता है, मतलब 3/2 बन जाएगा। इसको 3 से 3 कैंसिल कर दो, तो कितना बचा 3/√3। तो देखो आगे भी सोल्व हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका रेशनलाइज करना पड़ेगा अपने को। तो या तो रेशनलाइज कर दो, या आपको पता है कि 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है, 3 को लिख सकते हैं। और नीचे कितना है √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर कितना रहेगा, तो √3 हमारा आंसर रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 - cos² थीटा का मान अपने को ज्ञात करना है, जहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 पे ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 1 - cos² थीटा का अंडर रूट दे रखा है। तो देखो √1 - cos² थीटा कितना होता है, sin² थीटा, ठीक है। और आपको पता है स्क्वायर से ये अंडर रूट हो जाता है कैंसिल, तो बचता कितना है sin थीटा। और sin थीटा, थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी डिग्री दे रखी है, 60 डिग्री। तो यानी कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3/2 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मीटर ऊंची मीनार की शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी। मतलब 10 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो सबसे पहले ग्राउंड हो गया और ये मीनार हो गई 10 मीटर ऊंची है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 10 मीटर, 10 मीटर है। पृथ्वी पर स्थित एक बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण होता है डिप्रेशन एंगल, डिप्रेशन एंगल बनता है नीचे देखने पे बनता है 30 डिग्री का। तो देखो ये एक बेस लाइन हो गई, और यहाँ से नीचे की तरफ देखा हमने, तो ये कितने का एंगल बना 30 डिग्री का। तो ये 30 का, तो ये जेड की शेप बन रही है, और जेड की शेप में ये वाला एंगल कितने का आ जाता है 30 डिग्री आ जाता है। इसमें पूछा कि आधार से दूरी, मतलब डिस्टेंस बेस से, बेस पूछा है इसका, मतलब एक तरीके से जो टावर है उसका ये इस पॉइंट से डिस्टेंस पूछिए कितनी रहेगी। तो ये अक्स अपने को पूछिए। तो ध्यान रखना एक चीज़ जो दी है वो लेनी है, और जो पूछी वो लेनी है। मतलब हम अपने पास में परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में आता है, टेन में आता है, लंब और आधार आता है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो बस सोल्व कर लो आप इसको। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री दे रखी है, और परपेंडिकुलर अपने पास में 10 दिया हुआ है tan, और बेस अपने पास में x मान लिया एक बार के लिए। अब देखो इसको जब सोल्व करते हैं, tan 30 की वैल्यू कितनी रहती है 1/√3 रहती है, और tan अपॉन में कितना x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, x 1 से होगा, x इक्वल टू tan√3 से होगा tan√3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू tan√3। ये जो मीटर में है तो मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। मतलब बात यह है कि एक छड़ है, एक रोड है, तो सबसे पहले ये रोड है ऊर्ध्वाधर, मतलब एक परपेंडिकुलर रोड है, तो ये परपेंडिकुलर रोड हो गई। और इसकी जो छाया है, तो सीधी सी बात है छाया ग्राउंड पे गिरेगी पृथ्वी पे, तो ये इसकी छाया हो गई, एक तरीके से शेडो हो गई, है ना। तो अब बोला क्या है, इसका जो रेशियो दे रखा है, किस किस की बात की है, लेंथ की, लंबाई की, यानी कि लेंथ, और किसका, इसका जो शेडो है वो, शेडो का रेशियो। तो लेंथ तो कितनी है, ये तो लेंथ का तो दे रखा है 1, और शेडो का दे रखा है √3। तो इसने पूछा क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात किया, तो सूर्य का एंगल कितना बनाएगा। तो ऊपर यहाँ पे अगर सूरज है तभी तो यहाँ पे इसकी परछाई गिर रही है, तो देखो ये वाला एंगल ऐसे बनेगा। तो इसने पूछा कि ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा वो कितना का रहेगा। तो देखो मैंने क्या बताया था, क्या क्या चीज़ है इसमें, ये तो एक तो परपेंडिकुलर है और एक बेस है, और परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में। तो लिख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि हम बोलते हैं लंब अपॉन में आधार। तो लंब कितना अपना 1, और आधार कितना अपना √3। तो यहाँ से जब देखेंगे कि tan थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है 1 अपॉन में √3 आ रहा है। तो देखो 1 अपॉन में अगर √3 है, तो देखो आप ये देखो कि tan में 1 अपॉन √3 किसकी वैल्यू होती है। तो tan में 1 अपॉन √3 वैल्यू होती है 30 डिग्री की।
तो हम लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री, और tan से जब tan कैंसिल हो गया तो थीटा कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा। तो हमारा आंसर कितना, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 का क्वेश्चन, 9 का क्वेश्चन लिखा कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त को बनाइए, ठीक है, तथा ओ से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित पी से वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं खींची और इसका माप कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक वृत्त बनाना था, तो 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपको एक वृत्त बनाना है, तो ये बना लेते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये जो सर्किल है वो 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, ठीक है। उसके बाद में इसने ये बोला है, ठीक है, एक सर्किल ले लिया, इसमें बनाना कि ओ सेंटर हो गया, तो ये सेंटर ओ हो गया, सेंटर कितना हो गया ओ। अब इसकी रेडियस जो है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगी रेडियस। 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पी लेना मतलब पॉइंट पी लेना बाहर की तरफ 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो 3 तो ये है ही, 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस और ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लो पी। इस पॉइंट से इस पर टेंजेंट डालनी है। तो देखो टेंजेंट डालने का तरीका क्या रहता है, मैं बताता हूँ आपको। टेंजेंट डालने का तरीका ये रहता है, हाँ, स्पर्श रेखाएं खींचनी है और उनको मापना है। तो टेंजेंट डालने का तरीका ये रहता है, आप क्या करोगे, इस लाइन को, ओपी लाइन को आपको बाइसेक्ट करना होता है सबसे पहले, बाइसेक्ट। ओपी लाइन को बाइसेक्ट कैसे करेंगे, अपना जो आपको कंपास लेना है, कंपास को लेके आप पी पॉइंट पे रखो कंपास को, ठीक है, और पेंसिल से एक एक तो आर्क ऊपर लगाओ, एक आर्क नीचे लगाओ, आधे से ज़्यादा खोल के प्रकार को, एक आर्क ऊपर एक नीचे। ऐसे ही फिर ओ पॉइंट पे रखो कंपास को, एक आर्क ऊपर लगाओ एक नीचे लगाओ, और यहाँ पे इसको क्या कर दो आप, डॉट डॉट करके मिला दो इसको। ये लाइन हो गई बाइसेक्ट। जब लाइन बाइसेक्ट हो जाए तो तब आपको क्या करना है, इसको आप सेंटर मानोगे, इसको आप सेंटर मानोगे, और अपने जो कंपास को खोलना है पी तक, और एक सर्किल ड्रॉ कर देना है ऐसे, ठीक है, एक सर्किल ड्रॉ कर देना है ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ये सर्किल बन गया। तो जो यहाँ पे सर्किल कट हो रहा है ना, इसको पॉइंट को नाम दे दो ए, इस सर्किल को नाम दे दो, पॉइंट को नाम दे दो बी, और आपको क्या करना है, अब आपको ए और बी को मिलाना है सिर्फ। तो देखो जैसे ये मिल गया, ये यहाँ से मिल गया पी बी, तो एक टेंजेंट चली गई। ऐसे ही आपको क्या मिलानी है, पी ए मिलानी है। तो जैसे ये पी ए हो गई, ठीक है। तो ये टेंजेंट कौन सी हो गई, पी ए और पी बी क्या हो गई, आपकी टेंजेंट हो गई। तो पी ए क्या हो गई और पी बी क्या हो गई, टेंजेंट हो गई। और इनकी लेंथ हमेशा बराबर आती है, तो आपको मापना था, इनको मेजर करना था कि पी से लेकर बी तक की डिस्टेंस कितनी है, वो आप स्केल से माप सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,